दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों सबसे पहले तो आप पीसीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पर जैसे यूट्यूब पर आप डालेंगे पीसीएस एकेडमी तो इस तरीके से खुलकर आएगा। और इस लाल बटन पर सब्सक्राइब वाले बटन पर इस तरीके से जो चीज़ें हैं, ठीक है, सब्सक्राइब बटन के बाद में बेल बटन को आप लोग ज़रूर प्रेस करिए और वो भी ऑल में आप लोगों को सेट करना है, जिससे टाइम पर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। और यूपीपीसीएस मेंस 2022 और 23 के लिए बैचेस चल रहे हैं, तो जो लोग भी अपना इच्छुक हों ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर है 9140085178, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। का बदलता हुआ स्वरूप के बारे में बात करेंगे। देखिए, जिस समय आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो सबसे पहला कार्य यही करिएगा कि जो भी निबंध आता है तो उसकी फ्लो चार्ट ड्राफ्टिंग एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। 10 से 15 मिनट बैठकर अच्छे से सोच लीजिएगा कि मुझे कौन कौन से पॉइंट्स पर एक धारा प्रवाह रूप में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको बताना है। अब देखिए, जो निबंध है पत्रकारिता की जहाँ तक बात करते हैं तो हम लोग इसको शुरुआत से चीज़ों को बताएंगे, फिर वर्तमान के जो स्वरूप है उसको भी हम लोग उस पर भी बात करते चले जाएंगे। तो देखिए, पत्रकारिता की शुरुआत की जहाँ तक बात की जाती है तो वैश्विक स्तर पर जर्मन आविष्कारक थे योहानस गुटेनबर्ग। तो इन्होंने 1439 ईस्वी में क्या किया था, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। प्रिंटिंग प्रेस, तो प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से ही चीज़ें आगे बढ़ी थी। पत्रकारिता की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। इसके बाद समय बीतता है, 1780 आता है। 1780 में एक अंग्रेज पत्रकार थे जेम्स अगस्टस हिक्की। तो इन्होंने बंगाल गजट के नाम से एक पहला अंग्रेजी अखबार अंग्रेजी में निकाला था, पहला अखबार अंग्रेजी में निकाला था। अब देखिए, हिंदी की जहाँ तक बात करते हैं तो 1826 में, 1780 में ये आए थे अगस्टस हिक्की। और उसके बाद हिंदी का पहला अखबार की जहाँ तक बात की जाती है तो ये आपका जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा निकाला गया था। 30 मई 1826 को उदंड मार्तंड के नाम से इन्होंने निकाला था। और इसमें देशभक्ति और अंग्रेज़ों के खिलाफ में चीज़ें लिखी जाती थी। बाद में जो आज़ादी थी उसमें इनकी अहम भूमिका भी रही। और इनका बाद में अखबार भी बंद कराया गया, बहुत बार बैन लगा। तो ये सारी चीज़ें चलती रहें। अब देखिए, जब हम लोग बात करेंगे और आज़ादी के बाद से, देखिए 1927 में ही दो प्लेटफॉर्म थे। सबसे पहले तो समाचार पत्र थे, प्रेस जो पत्रिकाएं थी उनसे लोग विरोध करते थे, चीज़ों को बताते थे। लेकिन एक क्रांतिकारी बदलाव आता है 1927 में। 1927 में एक बदलाव आता है कि भारत में रेडियो यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उद्भव होता है। यहाँ से रेडियो क्लबों की स्थापना होती है। अब देखिए, 1942 में भी आप लोगों ने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा कि 1942 में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का जो नारा दिया था, उषा मेहता और महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार भी किया गया था बाद में। तो इन्होंने क्या है, वह रेडियो पर भाषण दिया था, ठीक है। ये चीज़ें जो आह्वान किया गया था तो वो रेडियो पर किया गया था। तो अब आप सोच कर देख सकते हैं कि जो एक बदलाव था, समय दर समय जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे चीज़ें बदलती चली जाती हैं। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है, एक पत्रिका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई थी सरस्वती पत्रिका। तो इस पत्रिका के माध्यम से भी अंग्रेज़ों और साहित्य की बात करी गई, दोनों चीज़ें थी। अलग अलग समय काल में अनेक लोगों ने, जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी और महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, तो इनके भी द्वारा अनेकों पत्र निकाले गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम, तो ये सारे के सारे लोग पत्रकारिता यानी जो अखबार थे वो निकाले जाते थे। बहुत सारे अखबार हैं जिनको भी, और भी जो अखबार हैं उनको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
अब इसके साथ में आगे बढ़ते हैं तो देखिए, जैसे ही समय आया 1959 का, आज़ादी के बाद में नेहरू जी के काल में 1959 में भारत में टीवी का प्रचलन होता है, दूरदर्शन का प्रसारण शुरू होता है। तो यहीं से देखिए आपका एक प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद में आपका सीधे टेलीविज़न मीडिया। तो अब देखिए जो एक स्वरूप है वो धीरे धीरे बदल रहा होता है। इसके बाद चलते हैं आगे कि जैसे भारत में 15 अगस्त 1995 को, इससे पहले थोड़ा सा देखते हैं तो जैसे 1991 में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत होती है और जो चीज़ें हैं धीरे धीरे बदल रही होती हैं, इंटरनेट का वर्ल्ड में विकास हो रहा होता है। भारत की जहाँ तक बात करते हैं तो भारत में 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इंटरनेट की भारत में शुरुआत करी। इसी के साथ में ईमेल का भी विकास होता है, ईमेल भी आती है, इंटरनेट, इन सारी चीज़ों का विकास हो रहा होता है। 1999 में क्या होता है, 1999 में निःशुल्क ब्लॉग स्पॉट की शुरुआत की जाती है। निःशुल्क जो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती हैं, फ्री वेबसाइट्स होती हैं, तो इनके माध्यम से चीज़ें चलाई जाती हैं। भूमंडलीकरण के युग में युवाओं द्वारा इसका भरपूर उपयोग भी किया जाता है कि जैसे ब्लॉग स्पॉट, ईमेल, इंटरनेट, इन सारी चीज़ों का उपयोग युवाओं के द्वारा, क्योंकि नई चीज़ें हो रही होती हैं तो लोगों को अच्छी लग रही होती हैं और यहीं पर सभी व्यक्ति, सभी युवा और जितनी भी न्यूज़ चैनल, मीडिया है, ये सारी सभी चीज़ें एक मीडियम बदलता है जाकर सोशल मीडिया में। तो ये सभी व्यक्ति हो चाहे संस्था हो, हर एक चीज़, संस्थान, सरकारी सेवाएं, सभी अब सोशल मीडिया पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद चीज़ें चलती हैं, आगे बढ़ती हैं। द हिंदू हो गया, बहुत अच्छे अच्छे अखबार जो रहते हैं, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान, अमर उजाला, आज तक, एनडीटीवी, तो ये सारे के सारे लोग समाज में सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे होते हैं। भाई जो समाचार पत्र है, जो टेलीविज़न मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सभी क्या करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, सूचनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं। अब पत्रकारिता का मतलब ये है कि यहाँ पर एथिक्स यानी नैतिकता होनी चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं, जो सूचना पहुंचा रहे हैं वो सही होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान स्वरूप में जब देखते हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ें हमें नहीं दिखाई पड़ती, सारी की सारी चीज़ें बिकी हुई दिखाई पड़ती हैं। अब देखिए जितने भी व्यक्ति थे, जो पत्रकार थे और जितने भी अखबार थे, जो न्यूज़ चैनल थे, आज तक, एनडीटीवी, ये सारी की सारी चीज़ें अब वेब पोर्टल का उपयोग करना शुरू कर चुके थे, जिसके माध्यम से लोगों को सूचनाएं प्रदान की जा रही थी। विषय वस्तु के स्तर पर जहाँ तक बात करते हैं तो विषय वस्तु भी बदल रही थी धीरे धीरे, क्योंकि जो एक स्वरूप था मीडिया का वो भी धीरे धीरे बदल रहा था। अब तस्वीरों का प्रयोग होने लगा, वीडियोस का प्रयोग होने लगा, कार्टून, मीम, ये तो अभी बाद में आए, लेकिन ये तस्वीर और वीडियो और ये सारी चीज़ें, कार्टून का प्रयोग होने लगा था। और जो मीडिया थी, मीडिया ने अनेक आंदोलनों को, जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन, निर्भया केस, ये बड़े बड़े आंदोलनों को भी मीडिया ने कवर किया, मीडिया ने एक अच्छा सहयोग दिया, तभी ये जो आंदोलन थे ये सफल बन पाए। अब आप सोच के देखिए कि जो मीडिया है, मीडिया चाहे तो क्या कर सकती है। वर्तमान स्वरूप की जहाँ तक बात करते हैं तो नैतिक और अनैतिक आधार पर पक्षपात इस समय मीडिया कर रहा है, ठीक है। अब अगर आगे बात करते हैं तो वर्तमान स्वरूप की, तो मीडिया करता क्या है, एक नैरेटिव सेट करता है। किसी पार्टी, किसी सरकार, किसी व्यक्ति के लिए एक नैरेटिव सेट करता है। जो आईटी सेल रहता है वो पूरा सक्रिय रहता है, सबके आईटी सेल हैं, कांग्रेस के आईटी सेल हैं, सपा, बसपा, सभी के आईटी सेल होते हैं, ठीक है। तो ये राजनीतिक पार्टियां करती हैं, ठीक है। जो न्यूज़ चैनल है, जो मीडिया है, जो पत्रकारिता है, इसका बदलता स्वरूप कि यह पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, कि जैसे ओपिनियन पोल को बदलना, ओपिनियन पोल को एक पर्टिकुलर पार्टी के पक्ष में चीज़ों को बताना। नवंबर 2016 में क्या था कि अमेरिका में अमेरिकी चुनावों में पक्षपात का आरोप भी लगा था,
ऐसी चीज़ें हैं। ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि भाजपा ने 2014 में सोशल मीडिया का प्रयोग भी किया, जिसकी चीज़ें जो हैं अब खुल खुल कर आ रही हैं कि फेसबुक के माध्यम से ये चीज़ें कराई गई थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो डाटा और साक्ष्यों के आधार पर चीज़ें देख सकते हैं। अनेक व्यक्ति हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो आईटी सेलों का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से सारी की सारी चीज़ें क्रियान्वित की जाती हैं। और क्या होता है कि इसमें जैसे जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता को अगर आप सही रूप में देखते हैं तो ये नैतिक अनैतिक आधार पर होनी चाहिए, लेकिन आज की डेट में वर्तमान में अगर देखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अनैतिक हो चुकी है। पर्टिकुलर चीज़ों पर यह ज़्यादा बात करती है, हिंसा फैलाने का एक माध्यम बन चुकी है, सही सूचनाएं व्यक्तियों तक नहीं पहुंचती। इसी का कारण होता है कि जनमानस में एक अशांति का माहौल बना रहता है। सूचनाओं का बाजारीकरण भी हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। और भी जैसे ये पॉइंट्स तो हैं ही हैं, इसके अलावा अगर आपको कोई पॉइंट्स विजुअलाइजेशन के माध्यम से आप चीज़ों को सामने देख रहे होते हैं, किस तरीके से पत्रकारिता हो रही है, अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो चीज़ें बिल्कुल दिखाई देंगी। हिंसा फैलाने का एक माध्यम बन गया है और सूचना का बाजारीकरण किया जा रहा है। यहाँ झूठ बोलना बिल्कुल आम बात हो गई है। झूठ फैलाना, यह झूठ का एक विशाल बाजार बन चुका है कि किसी भी चीज़ के बारे में आप बताना शुरू कर दें। अब वर्तमान में अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ जीडीपी के मुद्दे हैं, किसानों की मौत का मुद्दे हैं, कोरोना का मुद्दा है, लेकिन नहीं, इनको कंगना रनौत और रिया चक्रवर्ती और संजय राउत, उद्धव ठाकरे, इन्हीं सारी चीज़ों पर रुक कर रहना है। देश से कोई लेना देना नहीं है। जो पत्रकारिता है वो क्या कर रही है, आप सोच कर देखिए कि पत्रकारिता का यह धर्म होता है कि सत्ता पार्टी से सरकार, जो प्रवक्ता हैं उनसे प्रश्न पूछे जाए। लेकिन प्रश्न किससे पूछे जाते हैं? राहुल गांधी से, कांग्रेस के विपक्ष में जो पार्टियां होती हैं उनके प्रवक्ताओं से। आप कोई भी डिबेट उठाकर देख लीजिए, डिबेट को अगर सही तरीके से आप देखेंगे तो देखेंगे कि जो सत्ता पार्टी के प्रवक्ता होते हैं वो पूरी टाइम आराम से बोलते हैं, वहीं पर जब विपक्ष बोलने लगता है तो एंकर किस तरीके से पत्रकारिता अपनी बिल्कुल जगह लेता है कि हाँ बड़ा वाला पत्रकार बन गया है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए नहीं अच्छा है। ठीक है, तो जहाँ तक जर्नलिज्म की जहाँ तक बात करते हैं तो इनमें जर्नलिज्म का धर्म यही होता है। आप अर्नव गोस्वामी के वीडियो, अगर आपको असलियत में पत्रकारिता देखनी हो तो 2014 के पहले 2013 या 12 का अर्नव गोस्वामी का आप वीडियो देखिए, उस समय का वीडियो देखिए और आज का वीडियो उठाकर देख लीजिए, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये बदलाव, ये जो मीडिया का जो एक परिवर्तन जो हुआ है वो किस कारण से हुआ है? अधिक धन के लालच में, अधिक धन या पैसा कमाने के लालच में, इसी के कारण ये सारी चीज़ें हमारे समाज में एक वैमनस्य की भावना फैल रही है और अनेक समुदायों के बीच में ये चीज़ें गलत हो रहा है। आपका धर्म है, आप सत्ता पार्टी से, जो पार्टी सरकार में है, आप उससे सवाल करेंगे। पत्रकारिता का ये अर्थ नहीं होता कि आप विपक्ष से या अन्य लोगों से सवाल करें। आप करिए तो फिर दोनों से करिए, अन्यथा आप किसी से मत करिए। जो सच है उसको दिखाइए। पत्रकारिता नैतिकता के आधार पर होनी चाहिए। हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारिता। तो अगर पत्रकारिता इस तरीके से एंकर्स के द्वारा होने लगेगी और जो सूचनाएं हैं, जो बिग डेटा है, उसका दुरुपयोग होने लगेगा तो ये समस्याएं हो जाएंगी, ये समस्याएं खड़ी करेगा। जो एंकर्स होते हैं उनके लिए सही गलत कुछ मायने नहीं रखता, उनके लिए बस एक चीज़ मायने रखती है, टीआरपी। ध्यान रखिएगा, टीआरपी के लिए वो लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी की भी हालत दिक्कत में आ सकती है। वर्तमान में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मीडिया चुप है, बात नहीं कर रहा है। इससे नुकसान किसका हो रहा है? जो भारत के लोग हैं, जो रहने वाले भारतवासी हैं, उन्हीं का नुकसान हो रहा है। तो इसमें जो नए वर्तमान में, नए ज़माने में जो मीडिया का जो स्वरूप बदल रहा है, ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, हमारे समाज के लिए नहीं अच्छा है, हमारे देश के लोगों के लिए नहीं अच्छा है, हमारी सरकारों के लिए नहीं अच्छा है। तो सभी के लिए फ़िलहाल नुकसानदायक है। लेकिन ये लोग
चीज़ों पर, जैसे जो टेलीविज़न मीडिया होता है, सोशल मीडिया होता है, तो इनका प्रभाव जो है दोस्तों जनमानस पर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ी मात्रा पर इसका प्रभाव दिखता है। ठीक है, लाभ के लिए जो पत्रकार लोग होते हैं वो भेदभाव करते हैं, तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब देखिए इस पर उपाय क्या है, इन चीज़ों को भी आप देख लीजिए कि वर्तमान परिस्थितियों को ठीक करने की अगर आपसे बात कही जाए तो देखिए पत्रकारिता को सबसे पहली चीज़ ये है कि जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब देखने वाला ही ये नहीं समझ पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, तो ये दिक्कत है। पढ़े लिखे लोग भी ये नहीं समझ पाते कि ये सामने चीज़ें चल क्या रही हैं, उनको जो देखना है वो वही देखते हैं, तो इससे उनका नुकसान नहीं है, आप अपना ही नुकसान करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी पत्रकारिता है वो जनोन्मुखी होनी चाहिए, मतलब लोगों के हितों के अनुसार होनी चाहिए, जिसमें लोगों का हित समाहित हो, लोगों के मुद्दे समाहित हो, उन पर बात होनी चाहिए। सरकार को जो वर्तमान समय में जो मीडिया कर रही है उस पर लगाम लगानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। गलत सूचना देने पर या गलत चीज़ों को प्रचार करने पर, प्रसारित करने पर प्राथमिकी यानी FIR दर्ज होनी चाहिए। ऐसी चीज़ें जो मरती हुई पत्रकारिता है, इसमें पुनः नैतिकता, सत्यता, पारदर्शिता और जो एक अच्छे जर्नलिज़्म के एथिक्स होते हैं, तो उनको चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाना बहुत ही बेहतर ढंग से, और लोगों के बीच में जन जागरूक होना, जन जागरूकता को फैलाना, यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरीके से और भी कुछ चीज़ें आपके पास उपाय हों तो उनको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ अगर आपके दिमाग में स्ट्राइक करती है तो उसको भी आप इसी में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका पूरा का पूरा निबंध था, बदलते समय में पत्रकारिता का बदलता स्वरूप। तो निष्कर्ष में आपको ओवरऑल सारी चीज़ों को बताते हुए, जब से शुरुआत हुई पत्रकारिता की और आज तक किस तरीके से चीज़ें चली हैं, इन पर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आपको इसको निबंध लिखना है।